Hello and welcome. Today we are going to do chapter 3 of B.L. Grover, A New Look into the Modern History. If you have not read the previous chapter, you can check them out in the playlist of Modern History. Maratha administration under the Peshwas. Maratha administration in the 18th and 19th century was a happy combination of Hindu and Mohammedan institution. तो मराठा इंस्टीट्यूशन या मराठा एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो कहने को हिंदू राष्ट्र इस्टेब्लिश करना था, बट उसके एडमिनिस्ट्रेशन में आपको बेस्ट ऑफ बोथ द एलिमेंट्स मिलेंगे. हिंदू के भी कुछ एलिमेंट्स मिलेंगे, मोहम्मदन इंस्टीट्यूशन के भी कुछ एलिमेंट्स मिलेंगे. मराठा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो है उसका बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो हिंदू था, बट उसमें जैसे कि बेसिक स्ट्रक्चर जैसे हिंदू रूलर्स जो है जैसा रूल करते थे उस टाइप में बेसिक स्ट्रक्चर डिवाइडेड है, और ऊपर से बहुत सारे जो मुस्लिम कैरेक्टर्स थे जो भी अच्छे थे वो सबको भी इनकॉर्पोरेट किया गया था. ठीक है, मुस्लिम कैरेक्टर्स इन द सुपर स्ट्रक्चर. पेशवा ने बहुत सारे चेंजेस किए जो भी उस समय के हिसाब से जो है नीडेड थी, बहुत सारे चेंजेस वो लाए गए. एक जो हम मराठा एडमिनिस्ट्रेशन में डिस्टिंक्ट चेंज देखते हैं वो शिवाजी से लेकर के, अगर हम शिवाजी और साहू को देखें तो हम इसको दो अलग अलग तरीके से देखना पड़ेगा हमें. जैसे शिवाजी के समय में जो है ना वो मुग़ल रूलर जो हैं वो नॉमिनली भी शिवाजी के ऊपर नहीं है, शिवाजी खुद में ऑटोनॉमस है जब शिवाजी का रूल चल रहा है. जबकि शाहू के समय में क्या है, ओपनली एक्सेप्ट किया गया है कि हम जो है, हम कौन है, हम मुग़ल के अंदर आते हैं. ये मराठाओं ने एक्सेप्ट किया है शाहू के समय. ठीक है, तो ये एक मेन चेंज देखने को मिलता है हमें मराठा एडमिनिस्ट्रेशन में ओवर द पीरियड. ठीक है, तो जैसा कि यहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ है, शिवाजी फाउंडर ऑफ मराठा किंगडम, मुगल एम्परर इवन इन थ्योरी डज नॉट फिगर एट ऑल. तो शिवाजी के ऊपर मुगल एम्परर थ्योरी में भी नहीं है. जबकि शाहू ने जो है मुगल एम्परर को अपना सुपीरियर माना है, 10,000 का मनसब एक्सेप्ट किया है फारूक शियार से, और फारूक शियार को अग्री किया है कि हम आपको जो है 10 लाख का ट्रिब्यूट देंगे एनुअली. सालाना 10 लाख का ट्रिब्यूट दे रहे हैं, मतलब हम उन्हें सुपीरियर मान रहे हैं. ऐसे कुछ इंसिडेंसेस भी हैं कि जब पूना में दिल्ली दरवाज़ा बनाया गया था तो उसका गेट जो है वो नॉर्थ की तरफ जब किया जा रहा था तो साहू ने इसको मना किया और बोला कि हम जो है मुग़ल एम्परर के साथ लॉयल हैं, तो नॉर्थ की तरफ अगर हम गेट करते हैं तो ये कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, ये प्रोटेस्ट का एक नज़रिया लिया जाएगा इसको, तो हम ऐसा नहीं कर सकते हैं. साहू ने हमेशा जो है वो कोशिश किया है कि वो क्या करे, वो एम्परर की इज्जत करे. मुग़ल एम्परर को सुपीरियर माना गया है साहू के समय में. और महद्जी सिंधिया जो हैं उन्होंने एम्परर से, मतलब साहू के बाद जब मराठा कॉन्फेडरेसी आएगी उसमें वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर लीडर इज़ महद्जी सिंधिया. तो महद्जी सिंधिया के भी समय में हम देखेंगे ये क्या करेंगे, ये जो हैं ये जो है ये ऑफिस लेंगे वकील ए मुतलुक का, मुल्तलुक का, शाहू के लिए एम्परर से. तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये हमें दिखाती है कि इनिशियली ड्यूरिंग द टाइम ऑफ शिवाजी महाराज क्या होता है, ये काफ़ी ऑटोनॉमस है मराठा एम्पायर. जबकि शाहू के आते आते तक क्या हो जाता है कि दिल्ली को या फिर मुग़ल को लेकर के लॉयल हो जाते हैं. और फिर अलग अलग जैसे कि ऑफिसर्स होते हैं, जैसे तो पहले तो शाहू ने खुद 10,000 का मनसब एक्सेप्ट किया है, उसके बाद ऑफिसर्स हैं जैसे कि महद्जी सिंधिया जो हैं ये एम्परर से वकील ए मुल्तलुक का ऑफिस लेंगे शाहू के लिए. और इसके साथ साथ नाना फडणवीस जो हैं ये मुग़ल एम्परर को क्या बोलते हैं, पृथ्वीपति, मतलब मास्टर ऑफ द वर्ल्ड. इससे समझ में आ रहा है कि अगर इम्पॉर्टेंट लीडर जैसे कि नाना फडणवीस और महद्जी सिंधिया भी रिस्पेक्ट कर रहे हैं और साहू भी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अब क्या है, साहू के समय से मराठा एम्पायर के ऊपर एक सुपीरियर पोजीशन माना जा रहा है मुग़ल एम्पायर का. अब देखें राजा ऑफ सतारा. ठीक है, तो राजा ऑफ सतारा क्या है, तो मराठा का जो हेड हाउस था छत्रपति का वो क्या हो गया था, वो एक समय के बाद शिवाजी के लीनियल डिसेंडेंट जो भी होते थे वो क्या होते थे, वो छत्रपति होते थे. और वही सतारा के राजा उन्हीं को माना जाता था. वो सारे डोनेशंस जिसको सनद्स कहते हैं, ड्रेस ऑफ ऑनर कहते हैं, ये सारी चीज़ें वो दिया करते थे. ठीक है, लेकिन हम देखेंगे कि आने वाले समय में एक थर्ड प्लेयर की एंट्री होती है, दैट इज़ बालाजी विश्वनाथ, जो हमने देख लिया है एक्चुअली ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर्स में. तो बालाजी विश्वनाथ जो है ये बहुत ही अच्छे स्टेट्समैन होते हैं और कहीं ना कहीं ये साहू को हेल्प करते हैं अपने जो खोई हुई प्रेस्टीज थी जब वो मुग़ल प्रिजन में थे, तो
काफ़ी कुछ खो गया था, वो सारा कुछ को रीगेन करने में। तो उसके बाद बालाजी विश्वनाथ जो है ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और इनके बाद पेशवाशिप हेरिडिटरी हो जाती है, जिस वजह से क्या होता है, और जो थोड़ी बहुत कसर बच गई थी कि बालाजी विश्वनाथ के समय से पेशवाशिप हेरिडिटरी हो गई है, बट थोड़ी बहुत अगर कसर बची है कि नहीं छत्रपति ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये भी ख़त्म हो गई। संगोला अग्रीमेंट जो 1750 में हुई, उससे क्या हो गया, उससे समझ आ गया कि पेशवा जो है वो रियल हेड है और जो राजा है या छत्रपति है वो मेयर ऑफ द पैलेस है, वो क्या है, वो नॉमिनल हेड है। जैसे आज के समय में इंडिया में प्रेसिडेंट जो है वो नॉमिनल हेड है और प्राइम मिनिस्टर रियल हेड है विद द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है। लेकिन फिक्शन जो है अथॉरिटी की राजा की, वो मराठा, जब तक मराठा रूल चला तब तक राजा के अथॉरिटी का जो फिक्शन है वो मेंटेन करके रखा गया, ठीक है। स्कॉट वारिंग जो है ये बताते हैं यूजर्प्शन ऑफ पेशवा, इंपॉर्टेंट कमेंट है ये, कि यूजर्प्शन ऑफ पेशवा निदर अट्रैक्टेड ऑब्जर्वेशन नॉर सरप्राइज। क्या था ये, इजी, नेचुरल और प्रोग्रेसिव था, मतलब बहुत ही धीरे धीरे करके पेशवा ने जो है वो सारा का सारा जो है रूल अपने अंदर ले लिया, ऐसे कि कोई भी सरप्राइज नहीं हुआ, क्योंकि धीरे धीरे करके हुआ, नेचुरली, प्रोग्रेसिवली, ठीक है। राजा जो है वो कंप्लीट थे अंडर द सक्सेसर ऑफ साहू। वो जो है साहू जो है वो एक समय उन्होंने कंप्लीट छत्रपति वाले फिर भी जो भी चीज़ें हैं, पावर्स हैं, वो उन्होंने यूज़ किए, बट उनके बाद साहू के जो सक्सेसर्स हैं उनके समय पावर्स इतना लूज हो गया कि एक समय तो ऐसा हो गया कि पेशवा के सेक्रेटेरिएट जो हैं वो सारे डिपार्टमेंट को संभाला करते थे, बट सारे डिपार्टमेंट को जब वो जांच पड़ताल करते हैं, सबसे ज़्यादा अच्छे से वो जांच पड़ताल क्या करते थे कि राजा के घर में कितने खर्चे हो रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं अब राजा के खर्चे पेशवा के मन पर है ना। राजा को ऑर्डिनरी राइट्स भी नहीं बच गए थे बाद में, साहू के बाद। इवन राजा को कौन सर्व करेगा नहीं करेगा ये सब भी पेशवा ही डिसाइड करते थे, पुणे से डिसाइड होता था। और राजा के ऑर्डर्स को ना क्या किया जाता था, पेशवा के मन पे होता था। राजा को मतलब एक्स्ट्रा अगर कुछ ग्रांट चाहिए तो उसको बताना पड़ता था पर्पस क्या है, और कहीं ना कहीं पेशवा से रिक्वेस्ट करना पड़ता था उस ग्रांट के लिए। आगे बात करें अगर पेशवा की, तो शुरुआती कैसे हुई पेशवा की, कि पेशवा जो है ना वो अष्टप्रधान के एक मेंबर हैं, ठीक है। शिवाजी के काउंसिल में अष्टप्रधान के एक मेंबर हैं, 8 लोगों में एक हैं ये, ठीक है। और उस समय इनका रैंक सेकंड होता था। अष्टप्रधान में जैसे इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स हैं, ये सेकंड इंपॉर्टेंट है, ठीक है, फर्स्ट इंपॉर्टेंट भी नहीं है। बट जब बालाजी विश्वनाथ आएंगे, बालाजी विश्वनाथ वैसे कौन से पेशवा थे, तो ये 7वें पेशवा हैं। और बालाजी विश्वनाथ की ही स्टेट्समैनशिप की वजह से क्या हो जाएगा, पेशवाशिप हेरिडिटरी बन जाएगी। फिर उनके बेटे बाजीराव वन के समय में पेशवाशिप जो है वो बहुत ही प्री एमिनेंट हो जाएगी प्रतिनिधि में। प्रतिनिधि यानी कि यही जो 8 लोगों का काउंसिल है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये कहने की कोशिश कर रही है कि सबसे इंपॉर्टेंट बाजीराव वन के समय में पेशवा हो गए। और ये क्लियरली विजिबल था, जबकि बाकी सारे प्रतिनिधि में लोगों ने अपोज किया कि हम नॉर्थवर्ड एक्सपेंशन नहीं करेंगे, पर बाजीराव वन के कहने पर साहू ने बात मान ली नॉर्थवर्ड एक्सपेंशन की, जिससे पता चल रहा है कि पेशवा जो है वो बाकी प्रतिनिधि को क्या कर रहा है, एक्लिप्स कर रहा है, ठीक है। सक्सेसेस जो बाजीराव वन ने जीता था नॉर्थ में, वो उसने और उनको स्ट्रॉन्ग कर दिया, और साथ साथ पेशवा के पोस्ट को भी, ठीक है। मार्किस ऑफ एलोर्ना जो हैं, जो कि कौन थे, ये गवर्नर जनरल थे पोर्टुगीज टेरिटरी के इंडिया में एक समय के लिए। कौन, मार्किस ऑफ एलोर्ना। इन्होंने एक कमेंट किया है कि राजा जो है ना हैड बिकम मियर फैंटम एन आइडल वर्शिप बट नॉट ओबेड, है ना। ये राजा उस मूर्ति की तरह हो चुके हैं जिसकी पूजा तो की जाती है, पर जिसने जो बातें कही गई है, जो कमांडमेंट्स दिए हैं, उसको लोग ओबे नहीं करते। ऐसा कुछ कहा किसने, मार्किस ऑफ एलोर्ना ने, जो गवर्नर जनरल थे पोर्टुगीज के। पेशवा को पोजीशन कौन सी मिली हुई है, उनको राजा का डिप्यूटी बनाया गया है, और वो सारे पॉलिसी डिसीजंस, हाई अपॉइंटमेंट्स करना, रिलीजियस हेड की तरह एक्ट करना, ये सब कर रहे हैं। अब पेशवा से पहले हमने क्या पढ़ा कि पेशवा के पहले तो कुछ और भी एरिस्टोक्रेट्स थे ना, अष्टप्रधान में और भी मेंबर्स थे। तो पहले वाले एरिस्टोक्रेट कौन है मराठाओं के, शिवाजी के समय या उस सब समय में अंग्रियाज, भोसलेज, गायकवाड़। तो ये पेशवा के कौन है, ये ओल्ड एरिस्टोक्रेसी है मराठाओं के। तो ये पेशवा को क्या बोलेंगे, अपना इक्वल मानेंगे, और बोलेंगे कि ये राजा का डेप्यूटी है, ये हमारे ऊपर नहीं है। तो ये लोग नहीं मानते थे, क्योंकि इनके कॉम्पिटिटर है ना। और ये हमेशा कोशिश करते थे क्या, कि पेशवा
कहीं ना कहीं जैसे पेशवा इम्पोर्टेंट बन गया वैसे हम लोग भी इम्पोर्टेंट बन जाए, है ना। एक बार एक ऐसी एग्जाम्पल है कि अंग्रियाज जब एक बार पुणे गए थे तो उन्होंने एक्सपेक्ट किया था कि पेशवा जो है वो अपने महल से 2 माइल दूर उनको लेने आएंगे, ठीक है, और उन्हें गाश देंगे। गाश जो है वो एम्ब्रॉयडर्ड क्लॉथ होता था जो कि एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट दिया जाता था। तो मतलब कहीं ना कहीं ये क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये मानते हैं कि पेशवा बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे बराबर का है। इंपॉर्टेंट कौन है? इंपॉर्टेंट तो राजा है, और पेशवा कौन है? वो अभी राजा का डेप्यूटी है, तो चलो फिर उसको इज्जत कर देते हैं। बट ये जो नए नोबिलिटी आते हैं, ये कौन है? पुराने नोबिलिटी की ये ख्याल है, अंग्रियास, गायकवाड्स और भोसलेस। नए नोबिलिटी जो है जिनको पेशवा ने ही बनाया है, दैट इज सिंधिया, होलकर, रस्तियास। तो ये लोग जो है पेशवा को कैसे देखते हैं? मास्टर की तरह देखते हैं, है ना। और पेशवा को क्या मानते हैं? एक पैटर्नल हेड भी मान रहे हैं। तो पेशवा जब प्री एमिनेंट हो जाएंगे तो वो क्या करेंगे? वो फिर क्या कर देंगे? ये सारे लोगों के ऊपर आ जाएंगे, है ना। और ये लोग ऑलरेडी भी इनका सपोर्ट रहेगा पेशवा को, क्योंकि ये जो है ये ऑफिस ही संभाल पा रहे हैं क्योंकि पेशवा चाहते हैं। इनके पोस्ट को किसने क्रिएट किया? क्रिएटेड बाय द पेशवा, ठीक है। और इसके साथ साथ ये दिया गया, एस.एन. सेन जो है ये कहते हैं कि मराठा एम्पायर अल्टीमेटली बिकेम होली रोमन एम्पायर। तो पेशवा के अंदर धीरे धीरे मराठा एम्पायर जो है वो रोमन एम्पायर जैसी हो गई, जिसमें एम्बिशियस फ्यूडल चीफ जो है लूज कॉन्फेडरेसी उनकी बनी होती थी, है ना। बहुत सारे फ्यूडल चीफ है और उनका एक लूज सा कॉन्फेडरेसी बना हुआ है। पेशवा जो है वो एम्परर की तरह हो गया है, जैसे होली रोमन एम्पायर में एम्परर हुआ करता था, ठीक है। और वो इस कॉन्फेडरेसी के कौन है? हेड हैं, जिनका कमांड का काफी रिस्पेक्ट है ना। हुज कमांड मेट विथ स्कैंट रिस्पेक्ट एंड हुज अथॉरिटी वाज। लेकिन पेशवा की जो अथॉरिटी है ना, जिनके कमांड की रिस्पेक्ट की जा रही है, बट इसके साथ साथ उनकी जो अथॉरिटी है वो कन्फाइंड है। जैसे कि अगर पेशवा है और ये पूरा एरिया एक टाइम पर सपोज अच्छा खासा पार्ट जो है वो इंडिया का क्या कर लिया था? इन्होंने कॉन्कर कर लिया था, है ना। चौथ सरदेशमुखी बहुत सारे एरिया से ले पा रहे थे। बट सपोज अगर इफ दिस इज इंडिया और मराठा इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, बट डायरेक्ट रूल बस इतने दूर पर है, तो जहाँ पर डायरेक्ट रूल है ना, वहीं पे इनकी बात की बहुत ज़्यादा इज्जत हो रही है, दूसरे जगह पे कम। बात करें अगर हम लोग सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की, तो पेशवा की सेक्रेटेरिएट जो है वो पूना में थी और उसे कहा जाता था हुजूर दफ्तर, ठीक है। और ये जो है ये फोकस है मराठा एडमिनिस्ट्रेशन की। ये एक ह्यूज इस्टेब्लिशमेंट थी, इसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट थे। और जे मैक्लियॉर्ड जो हैं ये कहते हैं कि सेक्रेटेरिएट का वर्क जो है वो हम लोग डिस्क्राइब कर सकते हैं कि सारा अकाउंट्स जो है गवर्नमेंट के, रेवेन्यू या एक्सपेंडिचर का, डिस्ट्रिक्ट्स में हो, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में, सारे सेटलमेंट के बारे में जहाँ पर गवर्नमेंट हैं, सारी अकाउंट अलग अलग डिस्ट्रिक्ट की जो कि हेरिडिटरी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स संभालते हैं, सारे विलेज ऑफिसर्स का, फार्म्स का, कस्टम्स का, है ना, पब्लिक रेवेन्यू को कैसे एलियनेट करना है बाकी चीज़ों से, ये सारी की सारी चीज़ों का काम किसके मथे पर था? ये हुजूर दफ्तर में हुआ करता था, सारा का सारा, ठीक है। ये देखना कि सुरिंजम, इनाम, ये सारी चीज़ें किसको दी जा रही है, नहीं दी जा रही है, ये सारी चीज़ें जो है हमारे सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट था। मतलब इसमें हर चीज़ आ जाती थी। ट्रूप्स को क्या पेमेंट करना है, सिविल, मिलिट्री, रिलीजियस इस्टेब्लिशमेंट, हर एक चीज़ किसके अंदर आता था? हुजूर दफ्तर के अंदर आता था एडमिनिस्ट्रेशन के। डेली मेंटेनेंस होती थी रजिस्टर्स की, ट्रांजैक्शंस एवरीडे के देखे जाते थे। रजिस्टर्स को बाय द वे रॉज किड्स कहा जाता था, ठीक है। ग्रांट, पेमेंट, सारी चीज़ें रजिस्टर में रिकॉर्ड होती थी। फॉरेन स्टेट्स पर जो टैक्सेस लेवाई किया गया है उसके बारे में बात होती थी। पूरा का पूरा, सारा का सारा चीज़ जो है वो इसमें दिया रहता था। और सबसे इम्पॉर्टेंट, इसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट थे सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन में, तो सबसे इम्पॉर्टेंट डिपार्टमेंट का नाम था एल बेरीज दफ्तर। एल बेरीज दफ्तर, और उसके बाद दूसरा था चलते दफ्तर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि एल बेरीज दफ्तर का क्या काम था कि ये जो है ये पुणे में लोकेटेड थी और सारे तरह के अकाउंट्स को देखा करती थी, ठीक है। ये क्या करती थी? ये क्लासिफाई करती थी अकाउंट्स को, अलग अलग अकाउंट्स को, कि ये किस चीज़ का अकाउंट है, ये किस चीज़ का अकाउंट है, ये सारी चीज़ों में एक इंडेक्स बनाया करती थी टोटल रिसिप्ट का। इस इंडेक्स का नाम होता था तर्जुमा, तर्जुमा इंडेक्स। और इसके साथ साथ
खताउनिस भी बना होता था, जो कि एब्स्ट्रैक्ट ऑफ ऑल एक्सपेंडिचर, जितना इंडेक्स में टोटल रेसिप्ट को क्या कहा जा रहा है, तर्जुमा, और एक्सपेंडिचर के बारे में किस में लिखा हुआ है, खताउनिस में लिखा हुआ है, और ये अल्फाबेटिकली अरेंज होता था। चलते दफ्तर जो है ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट था ऑफ द हुजूर दफ्तर, और ये देखा करती थी मैनेजमेंट डेली अफेयर्स के रिलेटेड टू रेवेन्यू कलेक्शन और मिलिट्री मूवमेंट। इसके बाद जो है हमने क्या पढ़ा कि चलते दफ्तर जो है वो उसके इंचार्ज कभी रहा करते थे नाना फडणवीस, और नाना फडणवीस ने जो है चलते दफ्तर और इनडायरेक्टली हुजूर दफ्तर में भी बहुत सारे इम्प्रूवमेंट कराए, लेकिन बाजीराव 2 के अंदर ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं बेकार हो गई। बात करें आगे प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन की, तो पेशवास के अंदर जो है डिवाइड किया गया था पूरे के पूरे मराठा जमीन को तरफ, परगाना, सरकार और सूबा, और ये सारे इंडिस्क्रिमिनेटली यूज होते थे। ठीक है, सूबा जो है उसको प्रांत और तरफ की तरह जो है क्या किया जाता था, कभी परगाना कभी महल, ये सब कहा जाता था। और जो बड़े बड़े प्रोविंसेस होते थे, बड़ा बड़ा सूबा होता था, जैसे कि खानदेश हो गया, गुजरात हो गया, कर्नाटक हो गया, तो बड़े प्रोविंसेस के अंदर कौन होंगे, सर सूबेदार होंगे। सर सूबेदार जो, और हर जगह के सर सूबेदार को भी सिमिलर राइट्स नहीं है। जैसे कर्नाटक के सर सूबेदार को अलाउड था कि आप अपने अंदर ममलतदार को खुद ही अपॉइंट करें, ठीक है, जबकि खानदेश के सूबेदार को बस अलाउड था कि आप जनरल सुपरिटेंडेंस करेंगे ममलतदार के। ठीक है, और खानदेश के जो सूबेदार थे उनके जो ममलतदार हुआ करते थे वो मराठा के सेंट्रल गवर्नमेंट के डायरेक्टली अंडर आते थे, है ना। खानदेश के सूबेदार सर सूबेदार जो है वो बस जनरल सुपरिटेंडेंस किया करते थे। तो हम देख सकते हैं कि कर्नाटक के सर सूबेदार को खानदेश के सर सूबेदार के कंपैरिजन में ज़्यादा पावर है। तो अलग अलग जगह के सर सूबेदार को भी अलग अलग तरीके से ट्रीट किया जाता था, यूनिफॉर्मिटी नहीं थी। सूबेदार के बाद, सर सूबेदार के बाद तो ममलतदार हुआ करते थे, जिसके बारे में हमने जस्ट बात किया। तो ममलतदार का क्या काम है, तो अगर एक सूबा या सूबा जो है कौन देख रहे हैं, सूबा देख रहे हैं सर सूबेदार, तो सूबा के अंदर जो है क्या आता है, सूबा के अंदर आता है सरकार। ठीक है, तो सरकार वगैरह को कौन देखा करते थे, ममलतदार देखा करते थे, ये एडमिनिस्ट्रेटिव हेड हुआ करते थे। और ममलतदार को उनके काम में मदद करते थे कामविसदार। ठीक है, और ममलतदार और कामविसदार मिल करके आप हम क्या कह सकते हैं कि ये पेशवा के रिप्रेजेंटेटिव है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। ठीक है, और फिर और भी अलग अलग चीज़ों के लिए, जॉब के लिए लोग हुआ करते थे, एग्रीकल्चर हो जाए, इंडस्ट्री, क्रिमिनल जस्टिस, सिविल जस्टिस, लोकल मिलिशिया भी, है ना। इसके साथ साथ सोशल रिलीजियस डिस्प्यूट्स को देखने वाले लोग, ये सारे लोग हैं। रिवेन्यू असेसमेंट जो विलेज में होता था उसको कौन फिक्स करते थे, तो वो फिक्स करते थे ममलतदार, बट कंसल्ट करना पड़ता था इनको पटेल्स को। पटेल कौन है, पटेल वो लोग हैं जिनके मदद से फिर जो विलेज में रूल किया करते थे मराठा के समय में, है ना। और फिर अगर कभी ज़रूरत पड़ती थी तो ममलतदार जो है वो पटेल को शिबंदी दिया करते थे। शिबंदी वही हो गया लोकल मिलिशिया, जो कि पटेल को जो है ना रिवेन्यू कलेक्ट करने में हेल्प करेगी। मतलब अगर कोई सही से रिवेन्यू नहीं दे रहा है, तो अगर मार वगैरह की ज़रूरत है या फिर पनिश करने की ज़रूरत है, तो उसमें क्या होगा, कौन हेल्प करेगी, शिबंदी। शिबंदी क्या है, लोकल मिलिशिया। जैसा हमने ऊपर पढ़ा कि सर सूबेदार का भी जो पावर है वो अलग अलग जगह पर, अलग अलग सूबे में डिफरेंट है, वैसे ही ममलतदार और कामविसदार की भी जो सैलरी और पावर होती थी अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग होती थी। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट के इंपॉर्टेंस के हिसाब से प्री रिक्विसाइट्स और सैलरी जो है वो डिसाइड की जाती थी इनकी। शिवाजी के समय में ये पोस्ट जो है ये ट्रांसफरेबल होते थे, बट पेशवा के समय में ये पोस्ट क्या हो गए थे, ममलतदार और कामविसदार के पोस्ट पेशवा के समय में हेरिडिटरी हो गए। ठीक है, और करप्शन और ब्राइबरी हो गई है ना, कि आप घूस दे करके कोई पोस्ट ले सकते थे पेशवा के टाइम पर। देशमुख और देशपांडे जो हैं ये लोग भी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर हुआ करते थे। ठीक है, और फिर ये लोग क्या करते थे, ये लोग एक चेक और बैलेंस का सिस्टम है मराठा एडमिनिस्ट्रेशन का, तो ये लोग क्या करेंगे, ममलतदार को चेक और बैलेंस करेंगे, और कोई भी अकाउंट जो ममलतदार हैंडल कर रहे हैं वो तब तक आगे नहीं बढ़ता था जब तक ये लोग क्रॉस चेक नहीं कर लेते थे। इनके अलावा जो है दरखदार्स हुआ करते थे, जो हेरिडिटरी ऑफिसर्स होते थे और वो इंडिपेंडेंट होते थे, वो ममलतदार के कंट्रोल के अंदर नहीं होते थे और वो भी चेक करते थे। तो इससे हमें दिख रहा है कि मराठा सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में काफ़ी चेक्स एंड बैलेंसेस थे। कारकून्स जो हुआ करते थे डिस्ट्रिक्ट में वो भी इंडिपेंडेंट हुआ करते थे हर रिस्पेक्ट में, और डायरेक्टली रिपोर्ट करते थे सेंट्रल गवर्नमेंट को।
अगर कोई भी डेविएशन नॉर्मल फंक्शनिंग से होता था तो हमने क्या देखा है कि मराठा एक्चुअली में लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में लोगों को पहले तो अपॉइंट भी खुद कर रहे हैं और उसके बाद भी उन पर क्या किया हुआ है, इन्होंने चेक्स एंड बैलेंसेस रखे हुए हैं। स्मॉलर एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स जो है उसको महल या तरफ कहा जाता था और फिर ये भी एग्जैक्टली वैसे ही चलती थी जैसे कि सर सूबेदार जो है सूबा चलाया करते थे। चीफ ऑफिसर जो है महल में, उनको कहा जाता था हवलदार, और हवलदार को हमेशा असिस्ट किया करते थे मजूमदार। ठीक है, ममलतदार एंड मजूमदार इज डिफरेंट, राइट। ममलतदार जो है वो डिस्ट्रिक्ट में पेशवा के रिप्रेजेंटेटिव हैं, जबकि मजूमदार जो है वो तरफ के ऑफिसर हवलदार के कौन है, असिस्टेंट हैं। ठीक है, और एक फडनवीस भी हुआ करते थे। तो एक फडनवीस और एक मजूमदार जो है वो किसको हेल्प करते थे, हवलदार के असिस्टेंट हुआ करते थे। अब बात करें थोड़ा एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाता है हमेशा लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। तो नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। तो अगर प्री हिस्टोरिक टाइम से देखें तो इंडिया में जो विलेज कम्युनिटी है ये कैसे फंक्शन कर रही है, यूनिट्स ऑफ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की तरह फंक्शन कर रही है। विलेज काफ़ी हद तक क्या होती थी, सेल्फ कंटेन्ड और सेल्फ सपोर्टिंग हुआ करती थी, है ना। तो ये कहीं ना कहीं कंप्लीट ऑटोनॉमी को एंजॉय कर रही थी मराठा के भी समय में, और एक पैटर्नल सुपरविजन होता था, ठीक है, कुछ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का। और चीफ विलेज ऑफिसर जो है उसका क्या नाम था, उसको पटेल कहा जाता था। ये सारे जुडिशियल, रेवेन्यू और दूसरे एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस किया करते थे। तो पटेल कौन है, पटेल एक लिंक है किसके किसके बीच में, विलेज और पेशवा के बीच में, पेशवा के ऑफिशियल्स के बीच में कह सकते हैं कि लिंक है। और पटेल की ऑफिस क्या है, हेरिडिटरी है, ठीक है, और इसको खरीदा और बेचा जा सकता है, कोई भी पटेल बन सकता है पैसे दे करके। और कभी कभी पटेल जो है वो अपने राइट्स के कुछ पार्ट को भी सेल कर सकता है। सपोज उसे कुछ पैसे चाहिए या कुछ नीड है, तो सपोज उसको ना 10 चीज़ों पर वो ऑर्डर बना सकता है, तो उसमें से 5 उसने किसी और को बेच दिए, है ना, ये भी किया जा सकता था। पटेल जो है इनको कोई सैलरी नहीं मिलती थी स्टेट से, ठीक है, और फिर इनका जो रेम्यूनरेशन होता था उसमें क्या होता था, उसमें एक शेयर होता था हर विलेजर के प्रोड्यूस का। तो ये विलेज से जो टैक्स लिया जाता था ना, उसी का एक शेयर पटेल रख लिया करते थे। तो दिस वाज ओनली हिज सैलरी फॉर व्हाट ही डिड। पटेल जो है वो सोशल लीडर होते थे विलेज के, और उनके कुछ ऑब्लिगेशंस भी हुआ करते थे। तो पटेल के ऑब्लिगेशंस क्या क्या है कि ये रिस्पॉन्सिबल होते थे फॉर पेमेंट ऑफ स्टिपुलेटेड, हर गाँव से जो रेवेन्यू डिसाइड किया गया है वो गवर्नमेंट तक पहुंचाना, गवर्नमेंट को कौन देगी, वो पटेल का काम है। और अगर कोई डिफॉल्ट हुआ है किसी गांव से तो पटेल को जेल भी जाना पड़ सकता है, ठीक है। और कभी कभी अगर पॉलिटिकल केओस चल रहा है या फॉरेन इन्वेजन हो रहा है तो पटेल को जो है सिक्योरिटी की तरह एक्ट करना होगा कि उनके को विलेजर्स जो है वो बाहरियों से नहीं मिले हैं, वो लॉयल है मराठाओं के साथ। पटेल के बाद रैंक में आया करते थे कौन, कुलकर्णी। कुलकर्णी जो है ये विलेज के क्लर्क हुआ करते थे और ये रिकॉर्ड कीपिंग का काम किया करते थे। पटेल की तरह कुलकर्णी को भी जो है बहुत सारे प्रेरोगेटिव्स थे, बहुत सारे परक्यूजाइट्स थे जो इनको विलेजर्स से मिलते थे, आई एम सो सॉरी। और फिर कुलकर्णी के नीचे आते थे रैंक में छौगुला। छौगुला जो है ये पटेल के असिस्टेंट टाइप होते थे, तो पटेल को ये अपने ड्यूटीज में असिस्ट किया करते थे और कुलकर्णी के रिकॉर्ड पर एक नज़र भी रखा करते थे, लाइक अ चेक, ठीक है। इसके अलावा क्या होता था, बड़ा बलूताज हुआ करते थे, बड़ा बलूताज या फिर 12 विलेज आर्टिशन, विलेज के 12 आर्टिशन। इसमें कौन आते थे, महार, सुतार, लोहार, चमार, परित, कुम्हार, नवी, मंग, कुलकर्णी, जोशी, गुरव और पोटदार। ये लोग जो है, ये लोग कौन है, ये लोग बड़ा बलूताज हैं और ये लोग विलेज के अलग अलग सर्विसेज में अपना जो भी योगदान है वो दे रहे हैं। और इनके योगदान की वजह से इनको क्या मिल रहा है, इन रिटर्न फॉर बलूता और रेम्यूनरेशन। तो इनको रेम्यूनरेशन या फिर पैसा मिल रहा है इन काइंड, पैसा नहीं मतलब कुछ काइंड में इनको मिल जा रहा है, कैश में नहीं मिल रहा। कुछ विलेजेस में बड़ा बलूता जो है इनको असिस्ट करते थी एक एडिशनल बॉडी जिनको क्या कहा जाता था, बड़ा अलूता, ठीक है। तो ये सर्वेंट्स होते थे, एडिशनल बॉडी ऑफ 12 सर्वेंट्स हैं किनके, बड़ा बलूतास के, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें टाउन एडमिनिस्ट्रेशन की, तो मराठा में सिटी एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो कहीं ना कहीं मौर्यन टाइम के सिटी एडमिनिस्ट्रेशन जैसा हुआ करता था। कोतवाल की जो ड्यूटीज थी वो
किससे मैच करती थी? मौर्यन नगरक की ड्यूटी से काफ़ी मैच करती थी। कोतवाल जो है वो चीफ ऑफिसर हुआ करता था मराठा सिटीज़ का, और उसकी ड्यूटी क्या थी? उसकी ड्यूटी थी इम्पॉर्टेंट डिस्प्यूट्स को डिस्पोज करना, रेगुलेट करना प्राइजेस को, मेंटेन करना रिकॉर्ड्स को, अलग अलग लोगों की जो शहर आ रहे हैं, शहर से जा रहे हैं, कोई डिस्प्यूट हो गया है रोड लेन बाकी चीज़ों में, तो उसमें एक फाइनल जजमेंट देना, है ना, मंथली अकाउंट्स दिखाना गवर्नमेंट को। और इसके साथ साथ कोतवाल जो है ये कौन है? ये एक पुलिस मैजिस्ट्रेट है और हेड है सिटी पुलिस के। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस की बात करें तो कहीं भी ऐसा नहीं दिखता कि इन्फ्लुएंस ऑफ एंशिएंट हिंदू लॉ गिवर्स इज मोर परसेप्टेबल देन इन द जुडिशियल सिस्टम ऑफ मराठास। तो जुडिशियल सिस्टम में काफ़ी ज़्यादा हिंदू लॉ को वैल्यू दी गई थी। मराठा लॉ जो है ये कम्प्लीटली बेस्ड थी किस पर? मिताक्षर पे बेस्ड थी और मनु कोड ऑफ कंडक्ट पर बेस्ड थी। जुडिशियल ऑफिसर जो है विलेज में जिनका जो थे पटेल, जिनके बारे में हमने जस्ट बात किया, और डिस्ट्रिक्ट में सेटअप जो है वो ममलतदार देखा करते थे, और ममलतदार के ऊपर सर सूबेदार देखा करते थे। सबसे ऊपर हुआ करते थे पेशवा। तो अगर किसी को प्रॉब्लम है विलेज में, वो पहले पटेल के पास जा सकते हैं, अगर नहीं सेटिस्फाइड है तो वो फिर ऊपर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ममलतदार के पास, वहां भी नहीं तो सर सूबेदार, देन फाइनली पेशवा। और अगर पेशवा से भी नहीं सेटिस्फाइड है तो राजा ऑफ सतारा या फिर छत्रपति के पास जाना है, जो कि फाउंटेन ऑफ जस्टिस और ऑनर माना जाता है। टाउन में जस्टिस देने का काम करते थे न्यायाधीश, जिनको शास्त्रों के ज्ञान होते थे और जो जुडिशियल फंक्शंस बस करने के लिए रखे रहते थे। तो सेपरेशन जो है जुडिशियल फंक्शन और एग्जीक्यूटिव फंक्शन का, ये जो है ये इट वाज नॉट नोन टू द मराठास। ठीक है, सेपरेशन वाज नॉट देयर। सॉरी, आई एम सो सॉरी, वॉज नॉट अननोन टू द मराठास। जैसे हमने अभी जस्ट देखा कि न्यायाधीश जो है वो बस जुडिशियल फंक्शन कर सकते थे, एग्जीक्यूटिव नहीं। सो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस जो है ये काफ़ी सिंपल हुआ करती थी, उस समय के हिसाब से थी। कोई कोडिफाइड लॉ नहीं था, कोई सेट ऑफ प्रोसीजर नहीं था कि कैसे केसेस को ट्रायल करने हैं, किस तरीके से। ठीक है, इम्फेसिस किस पर किया जाता था कि डिस्प्यूट्स को सेटल कर दिया जाए। छत्रपति और पेशवा जो है ये पेट्रियार्क्स थे ओल्ड के देन मॉडर्न जजेस। ठीक है, और पंचायत जो है ये मेन इंस्ट्रूमेंट था सिविल जस्टिस का। पंचायत को जो है पंच परमेश्वर या फिर पंच भी कहा जाता था, और उनको कभी कभी माँ बाप भी कहा जाता था। ठीक है, डिसीजन जो भी पंचायत लेकर के आती थी वो बाइंडिंग थी ऑन द पार्टीज, और एक अपील किया जा सकता था। डिसीजन जो विलेज पंचायत की जो डिसीजन है उनका अपील कहा जा सकता था, ममलतदार के पास जाता था, जो ममलतदार मैक्सिमम केसेस पे जो है ना पंचायत के ही तरफ होते थे। अगर कभी पंचायत ही करप्ट हो गई या कुछ गड़बड़ हो गया तो फिर उस केसेस में, मतलब रैंडम रेयर केस में क्या होता था, पंचायत के अगेंस्ट जाया करते थे ममलतदार, नहीं तो उन्हीं को सपोर्ट करते थे। अगर ऐसा केस हुआ कि ममलतदार उनको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो ममलतदार जो है वो असेंबल करेंगे एक पंचायत विलेज के बाहर, जहाँ पर डिस्प्यूट हुआ है उसके बाहर के विलेज में एक पंचायत लगाई जाएगी, और ऐसे पंचायत का जो भी डिसीजन होगा उस सब्जेक्ट पर उसको भी अपील किया जा सकता है पेशवा के सामने। क्रिमिनल केसेस जो है, ये तो सिविल केसेस की बात हो गई पंचायत। क्रिमिनल केसेस की बात करें तो अथॉरिटीज जो है वो सेम थी, सिविल केसेस में जैसे है वैसे ही क्रिमिनल केसेस में पटेल हैं विलेज में, पटेल के ऊपर जो है वो ममलतदार या कामविसदार हैं डिस्ट्रिक्ट में, सर सूबेदार हैं आपके प्रोविंस में, और पेशवा जो है वो चीफ जस्टिस है। ठीक है, पूना में कोई रेगुलर सेट प्रोसीजर इधर भी नहीं है। फ्लॉगिंग यानी कि कोड़े मारना, है ना, चाबुक मारना, ये जो है ये फ्रीक्वेंटली रिजॉर्ट किया जाता था अगर कोई ट्रेजन का केस आ जाता है, देशद्रोह का केस आ जाता है, तो ये एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ टॉर्चर यूज किया जाता था। शाहू और बालाजी बाजी राव, ये लोग जो हैं इनके समय में कैपिटल पनिशमेंट वाज अननोन, कैपिटल पनिशमेंट नहीं दिया जाता था। सीरियस क्राइम्स जैसे कि डकैती, मर्डर, ट्रेजन हो गया, तो यूजुअल पनिशमेंट क्या होता था कि उसकी प्रॉपर्टी छीन लेगी और उसको इम्प्रिजन कर दिया जाएगा क्रिमिनल को, है ना। मेन आइडिया क्या था कि पनिशमेंट का मेन आइडिया क्या हुआ करता था कि रिफॉर्म करें ऑफेंडर को, है ना, उसको डिस्पेयर में ना डाल दें, उसके होप को ना खत्म कर दें और उसको और बड़ा क्रिमिनल बना दें, उसको अंदर से रिफॉर्म करें, ऐसा किया जाता था। ये मेन मुद्दा था।
पुलिस अरेंजमेंट जो थी वो सेटिस्फैक्ट्री थी। मेट्रोपॉलिटन पुलिस जो पुणे में थी वो वॉचवर्ड ऑफ एफिशिएंसी और ऑनेस्टी थी, और उसको जो है यूरोपियन ऑब्जर्वर्स भी बहुत ज़्यादा, जैसे कि एल्फिनस्टोन हो गए, टोन हो गए, ये लोग काफ़ी बड़ाई करते हैं। एल्फिनस्टोन कहते हैं कि 9,000 रुपये जो है वो एनुअली किस पर खर्च किया जाता था, वो पुलिस के अपकीप पर खर्च किया जाता था। और पुलिस में जो है बहुत सारे पियोन्स, हॉर्स पेट्रोल्स, रामोशीज, ये सब हुआ करते थे। हॉर्स पेट्रोल यानी कि घोड़े पे बैठ करके देख रहे हैं, इधर उधर पेट्रोलिंग कर रहे हैं। टोन जो है ये लिखते हैं कि ये लिटिल रिमार्केबल फॉर एनीथिंग बट इट्स एक्सीलेंट पुलिस। मराठाओं के बारे में कह रहे हैं कि मराठाओं का पुलिस सिस्टम काफ़ी एक्सीलेंट था, इसमें 1000 मैन एम्प्लॉयड हैं। और फिर फायरिंग ऑफ द गन के बाद, जो कि रात के 10 बजे होती है, कोई भी इंसान जो है वो स्ट्रीट पर दिखता नहीं था, ठीक है। और फिर कोई भी इंसान अगर दिखता है तो उसको पेट्रोल्स अपने साथ लेकर के चले जाएंगे और डिटेन कर देंगे अंटिल उसको मॉर्निंग में जो है कोतवाल छोड़ ना दे, ठीक है। इतना स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन था कि पेशवा जो है वो खुद भी एक प्रिजनर की तरह एक पूरे रात गिरफ्तार किए गए थे, क्योंकि वो इम्प्रॉपर आवर्स में बाहर थे, ठीक है। द पेशवा हिमसेल्फ हैड बीन केप्ट प्रिजनर अ होल नाइट फॉर बीइंग आउट एट इम्प्रॉपर आवर्स। इतना मतलब सख्त पेट्रोलिंग था। रिवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो एग्रीकल्चर प्रिंसिपल इंडस्ट्री थी, और लैंड जो था वो मेन सोर्स ऑफ रिवेन्यू था पेशवाज का। शिवाजी के समय में जो है एक प्रेफर्ड शेयर ऑफ लैंड जो है वो लिया जाता था एक्चुअल प्रोड्यूस में फील्ड के। पेशवाज जो है वो प्रेफर करते थे ग्रांट ऑफ लैंड ऑन लॉन्ग लीज ऑन फिक्स स्टेट डिमांड। मतलब उन्होंने क्या कर दिया, स्टेट का डिमांड फिक्स कर दिया है और फिर इतना उनको रेगुलरली चाहिए। फिक्सिंग द स्टेट डिमांड अकॉर्डिंग टू अवेलेबिलिटी ऑफ, अब डिमांड कैसे फिक्स होता था कि कितनी इरिगेशन फैसिलिटी है, ठीक है। According to availability of irrigation facility was as old as the days of Manu and Kautilya, but the classification of land according to fertility and actual state of cultivation, तो यहाँ पर दो चीजें देखी जाती है। लैंड से कितना लिया जाएगा वो फिक्स था, तो फिक्सिंग वाला सिस्टम तो इंडिया में बहुत पहले एग्जिस्ट करता था, मनु और कौटिल्य के समय से चल रहा है। लेकिन इसमें एक मुगल इन्फ्लुएंस भी दिखता है कि फिक्स करने से पहले फर्टिलिटी वगैरह चेक की जा रही है ना, एक्चुअल स्टेट ऑफ कल्टीवेशन देखा जा रहा है, जो कि एक मुगल इन्फ्लुएंस था। और मुगल इन्फ्लुएंस से पहले ये थोड़ा इसको इंट्रोड्यूस करने के लिए थोड़ा आप प्रीकर्सर मान सकते हैं, वैसे अकबर के समय में इंट्रोड्यूस हुआ, बट अकबर से पहले आप प्रीकर्सर मान सकते हैं शेरशाह सूरी को। अच्छा, कल्टीवेटर्स को इंड्यूसमेंट देने के लिए क्या किया जाता था, मोर और मोर लैंड को कल्टीवेशन के अंदर लाने को काफ़ी ज़्यादा ना कहीं सपोर्ट किया जाता था, ठीक है। तो जो नए लैंड आते थे एग्रीकल्चर में, आप कैसे नए लैंड के लिए मोटिवेट करेंगे कि लाओ नए नए लैंडों को, जो थोड़े गड़बड़ लैंड है उसको ला करके एग्रीकल्चर करो, तो उसको बहुत कम टैक्स किया जाता था, है ना। वेस्ट और रॉकी लैंड जो है, जो अंडर कल्टिवेशन अगर लाई जाती थी, तो माधवराव टू ने क्या कहा था कि इसके लिए क्या होगा, इनाम मिलेगा, ठीक है। हाफ ऑफ सच लैंड वुड बी गिवन इन इनाम, इसका आधा लैंड तो इनाम में मिल जाएगा, और बाकी जो हाफ है उसको 20 साल के लिए वो रेंट फ्री होगा, ठीक है। और फिर उसके बाद रेड्यूस टैक्स फॉर अनदर 5 ईयर्स, 20 साल के लिए वो रेंट फ्री है, और 21 साल से 25वें साल तक काफ़ी कम टैक्स लिया जाएगा हाफ लैंड से, और हाफ लैंड तो खैर हमेशा फ्री है, ठीक है। ड्रॉट, प्लंडर ऑफ क्रॉप्स, फेलियर ऑफ क्रॉप्स, ये सारे सिचुएशन आ गए, तो ऐसे में क्या होगा, रेवेन्यू जो है वो ग्रांट कर दिया जाएगा, रिमिशन हो जाएगा लैंड रेवेन्यू का, आई एम सो सॉरी। और इसके साथ साथ कल्टिवेटर्स को जो है वो मनी लेंडर के चंगुल से बचाने के लिए क्या करती थी, स्टेट जो है वो लैंड लोन्स दिया करती थी, और इस लोन को कहा जाता था तगाई लोन्स, ठीक है। और काफ़ी कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे ये लोन दिया जाता था। तो हम देख पा रहे हैं कि रिवेन्यू सिस्टम काफ़ी ज़्यादा इस बात पर बेस्ड है कि सिक्योरिटी देखी जा रही है टैक्स पेयर की। हाउएवर एक्सीलेंट सिस्टम जो है वाज अपसेट बाय विकेडनेस ऑफ बाजीराव टू, बट बाजीराव टू के समय में ये एक्सीलेंट सिस्टम जो है वो बेकार हो गया, क्योंकि बाजीराव टू ने क्या कर दिया, रेवेन्यू फार्मिंग का सिस्टम लॉन्च कर दिया और हाईएस्ट बिडर को देने लग गए। तो कहीं ना कहीं फिर क्या हो गया कि फिर किसान को जो भी सुख सुविधा प्राप्त थी वो चली गई। अदर सोर्सेस ऑफ स्टेट रेवेन्यू क्या था, चौथ और सरदेशमुखी। चौथ क्या था कि मुगल लैंड,
जो अपना जो स्वराज है उसके बाहर जो भी लैंड है, जो मुगल या फिर कोई और भी राजा की लैंड है, तो वहां से चौथ और सरदेशमुखी वसूलना है। चौथ है 1/4 ऑफ द टोटल टैक्स जो कि है 25%, और सरदेशमुखी उसके ऊपर एडिशनल टैक्स लिया करते थे 10%। इसके बदले में मराठा कोई प्रोटेक्शन नहीं दिया करते थे जिनसे ये लेते थे। वो क्या किया करते थे, वो बस बोलते थे कि हम आप पर रेड नहीं डालेंगे अगर आप हमें ये ऑफर करेंगे तो। ठीक है, तो मराठा जो है वो ऑफर करते थे ऑप्शन ऑफ परचेजिंग सिक्योरिटी ऑन दीज पेमेंट, कि हम आप पर क्या करेंगे, अटैक नहीं करेंगे। इनकम फ्रॉम चौथ जो है वो कैसे डिवाइडेड होता था, ट्रेडिशनली डिवाइडेड एज बबती और 25% फॉर राजा सहोत्र और 6% फॉर पंच सचिव नागुंडा और 3% लेफ्ट फॉर डिस्क्रिशन ऑफ द किंग मोकास और 66% अमॉन्ग द मराठा सरदार्स फॉर मेंटेनिंग ट्रूप्स। तो क्या हो गया, जैसे कि चौथ से आपको 100 रुपये आए तो 25 राजा के पास चले जाएंगे, और 6% जो है वो 5 सचिव को चले जाएंगे, 3% जो है वो राजा के डिस्क्रिशन पे है, वो कहीं भी देना चाहें। ठीक है, और फिर तो ये क्या हो गया, टोटल में 25, 6 और 3, तो ये हो गया 34%। तो 34% तो कुछ इस तरह से डिवाइड हो गया। बाकी बच्चे 66% जो है वो मराठा सरदार्स को दे दिए जाते थे ट्रूप्स मेंटेन करने के लिए। सरदेशमुखी जो है वो भी इसी तरीके से डिवाइड कर लिया जाता था। चौथ और सरदेशमुखी जो है आफ्टर द एनेक्सेशन ऑफ टेरिटरीज, अगर कोई टेरिटरी को एनेक्स कर लिया गया जो चौथ और सरदेशमुखी पहले दिया करती थी, तो 65% ऑफ रेवेन्यू को जागीर कहा जाता था और उसको ग्रांट कर दिया जाता था अलग अलग प्रोपोर्शंस में अलग अलग लोगों को। ठीक है, और इसके साथ साथ गवर्नमेंट जो है वो डिराइव करती थी कुछ रेवेन्यू फॉरेस्ट, कस्टम्स, एक्साइज ड्यूटी, मिंटिंग, ये सारी चीज़ों से। परमिट भी बेचा खरीदा जाता था कि आपको अगर टिम्बर चाहिए फॉरेस्ट से, फॉरेस्ट का ग्रास, बैम्बू, ये सारी कुछ चीज़ें चाहिए तो आपको परमिट खरीदना पड़ता था। स्टेट जो है वो लाइसेंस भी ग्रांट करती थी प्राइवेट मिंट्स के लिए कुछ सेलेक्टेड गोल्ड स्मिथ को, जो कि रिक्वायर्ड किया जाता था कि वो एक रॉयल्टी पे करें स्टेट को। पेशवा के टोटल रेवेन्यू को अलग अलग जगह से एस्टिमेट किया गया है, और लॉर्ड वेलेंशिया जो हैं वो कहते हैं कि ये रेवेन्यू जो है ये टोटल कितनी थी, 71,64,724 रुपये थी, ये पेशवा की रेवेन्यू थी, ऐसा लॉर्ड वेलेंशिया का कहना है। जबकि एम.जे. ग्रैंड जो है वो 6 करोड़ कहते हैं कि 18th सेंचुरी के एंड होते होते 6 करोड़ था, जिसमें कि चौथ 3 करोड़ इंक्लूडेड थी। एल्फिनस्टोन जो है वो कहते हैं कि 96,71,735 रुपीज़ रेवेन्यू मिला करती थी दिसंबर 1815 तक। फिगर जो है वो इसमें 96 लाख वाले में चौथ इंक्लूडेड नहीं है। मराठा मिलिट्री सिस्टम, तो ये हमें ये अलग अलग फिगर है, आई डोंट थिंक ये हमें याद करने की ज़रूरत है। एक बेसिक आइडिया भी हिस्टोरियंस का कॉन्शियसनेस नहीं है, कॉन्सेंसस नहीं है, तो इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर अस। मराठा मिलिट्री सिस्टम की बात करें तो ये काफ़ी ज़्यादा ऑर्गेनाइज थी, ठीक है, बट ये हिंदू सिस्टम से ज़्यादा मुगल मॉडल से मेल खाती थी। मराठा मिलिट्री रेगुलेशंस जो है वो मुस्लिम किंगडम जो डेक्कन के थे उन्हीं के तरह के थे, और मराठा जो है वो इम्फेसिस डाला करती थी कैवेलरी पर, इन्फेंट्री पर कम इम्फेसिस था। ठीक है, इनलिस्टमेंट ऑफ ट्रूप्स, मोड ऑफ पेमेंट ऑफ सैलरी, रिवॉर्डिंग ट्रूप्स को कैसे ट्रूप को रिवॉर्ड करना है नए टेरिटरी के कॉन्क्वेस्ट के बाद, ठीक है, प्रोविजंस कैसे करना है सोल्जर्स के जो डिपेंडेंट्स हैं, या ब्रांडिंग ऑफ हॉर्सेस क्या है, ये सारी की सारी चीज़ें जो है ये मुगल सिस्टम से ज़्यादा मेल खाती है। तो थ्योरी और प्रैक्टिस दोनों ही केसेस में जो है हम लोग देखते हैं कि मराठा का मिलिट्री सिस्टम काफ़ी दूर है हिंदू रूल्स या हिंदू प्रैक्टिसेस से। शिवाजी जो है वो मोस्टली अपने सोल्जर्स को महाराष्ट्र से ही रिक्रूट करते थे, पर पेशवा जो है वो सोल्जर्स को पूरे इंडिया से ही रिक्रूट किया करते थे। पेशवा की आर्मी में हम हर रेस, रिलीजन और क्रीड के लोग देखते हैं ना, कर्नाटकीज देखते हैं, अरब्स देखते हैं, एबिसिनियन, तेलंगाज, बिदार्स, राजपूत, सिख, रोहिल्ला, इंडियन क्रिश्चियन, ठीक है, सबको देखते हैं हम, ठीक है, और पोर्टुगीज सेटलमेंट के भी शेनवी सब्जेक्ट को देखा जाता है। तो पेशवा की आर्मी जो है वो हेट्रोजीनस थी, शिवाजी की होमोजीनस थी, क्योंकि वो महाराष्ट्र प्रॉपर से ही रिक्रूट किया करते थे, और इससे जो है एक प्रोफेशनल कैरेक्टर मिल गया रादर देन नेशनल कैरेक्टर। ठीक है,
क्योंकि अलग अलग नेशन, अलग अलग नेशनैलिटी के लोग हैं। पर हैप्स ये जो है ये इनएविटेबल थी, क्योंकि मराठा पावर जो है वो पूरे इंडिया में एक्सपैंड हो रहा था, जबकि शिवाजी के समय इतना एक्सपैंड नहीं हुआ था। शिवाजी जो है इसके साथ साथ वो डिस्ट्रस्ट करते थे फ्यूडल लेवाइज को, और वो क्या चाहते थे कि उनके ऑफिसर्स और सोल्जर्स को डायरेक्टली उनके कमांड में रखा जाए, जबकि पेशवा जो है वो फ्यूडल लोगों पर ज़्यादा रिलाई कर रहे थे एज अ होल, एज अ सिस्टम। कैवेलरी की बात करें तो मराठा आर्मी जो है वो शिवाजी के समय से ही कैवेलरी को इम्पोर्टेंस देती है। मराठा लीडर्स जो हैं वो जागीर ग्रांट करते थे, है ना, एक रिक्वायर्ड नंबर ऑफ हॉर्समैन को रखने के लिए उनको जागीर दी जाती थी। मिलिट्री लीडर्स जो हैं उनको ट्रूप्स और जनरल मस्टर हर ईयर जो है वो प्रिपेयर करना पड़ता था। बालाजी बाजीराव के समय में हॉर्सेस को 3 क्लास में डिवाइड कर दिया गया था, है ना। एक हॉर्स जो 400 रुपए का हुआ करता था वो सुपीरियर होता था, और वो हॉर्स जो 200 रुपए का होता था वो एवरेज माना जाता था, मिडलिंग, और 100 रुपए वाला हॉर्स इंफीरियर माना जाता था। एक वैल्यू ऑफ हॉर्स जिसका 100 से कम होता था उसको मस्टर में काउंट भी नहीं किया जाता था, ठीक है। मस्टर में बस ऊपर के 3 क्वालिटी 400, 200 और 100 के घोड़ों को काउंट किया जाता था। पेशवा जो है उन्होंने कोशिश किया कि वो क्या करे, फ्यूडल सिस्टम जो है जागीर की, वो फ्यूडल सिस्टम डेंजरस है इनहेरेंटली। तो पेशवा ने अपने समय में कोशिश किया, इनिशियली तो काफ़ी ज़्यादा कोशिश किया कि क्या हो कि फ्यूडल सिस्टम से जेलसी ना बढ़े, ठीक है। तो ये इस चीज़ों पर ध्यान रखा गया इनिशियली, बट बाद में जाकर के ये सारी चीज़ें क्रीप आउट कर जाएगी जब पेशवा थोड़े वीक हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, फ्यूडल सिस्टम में जेलेसीज होगी, मराठा की कमांड यूनिफाइड नहीं होती है। इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल हमने बैटल ऑफ पानीपत में भी देखा। बात करें अगर मराठा इन्फेंट्री की, तो मराठा इन्फेंट्री जो है ये एक स्ट्रॉन्ग इन्फेंट्री में आती थी, ठीक है। नर्मदा के बियॉन्ड काफ़ी ज़्यादा एक्सपैंडेड थी इन्फेंट्री। मराठा टैलेंट जो है लेकिन वो ज़्यादा कैवेलरी के सर्विस पर सूट करता था, और उनके इन्फेंट्री रेजिमेंट्स जो हैं तो वो पेशवा किसको देते थे, मराठाओं को नहीं देते थे, क्योंकि मराठाओं को ज़्यादा कैवेलरी की आदत थी। तो राजपूत, सिख, रोहिला, सिंधीज और अरब्स को इन्फेंट्री में काम दिया करते थे। यूरोपियंस भी कुछ इन्फेंट्री को कमांड किया करते थे। बॉयड रेजिमेंट ऑफ ट्रेन्ड इन्फेंट्री कॉस्ट पेशवा 26,242 पर मंथ। कमांडर जो है बॉयड रेजिमेंट के, उनको क्या मिलता था, सैलरी एट द रेट ऑफ 3,000 पर मंथ, और एक कैप्टन को क्या मिलता था 450, लेफ्टिनेंट को 250, सार्जेंट को 90 रुपीज और हविलदार को 15 रुपीज पर मंथ बॉयड रेजिमेंट में। तो ऐसे भी रेजिमेंट्स हुआ करते थे। और फॉरेनर्स को जो है इन्फेंट्री में ज्वाइन करने के लिए हायर सैलरीज ऑफर किया करते थे मराठाओं के कंपैरिजन में। तो अगर एक सोल्जर अरेबिया से है तो उसको 15 रुपया पर मंथ अगर मिल रहा है, तो हिंदुस्तानी सिपाही को 8 रुपये पर मंथ मिलेगा, जबकि मराठा या दक्कनी को जो है बस 6 रुपये पर मंथ मिलेगा, क्योंकि मराठाओं को आदत नहीं है इन्फेंट्री वॉरफेयर की। अब आर्टिलरी की बात करें तो मराठा आर्टिलरी जो है ये काफ़ी ज़्यादा कैरी ऑन किया करते थे, मोस्टली ऑफिसर्ड बाय पोर्टुगीज या फिर इंडियन क्रिश्चियंस कैरी किया करते थे। पेशवा जो है अपनी कोई उन्होंने फैक्ट्री नहीं लगाई थी जहां पर वो कैनन्स या कैनन बॉल को मैन्युफैक्चर कर सकें। कैनन बॉल फैक्ट्री जो है वो 1765 में एक बनाई गई अंबे गांव में, जुनार डिस्ट्रिक्ट में, और एक फिर 1770 में स्टैब्लिश की गई, ठीक है, काफ़ी बाद में। बट ज़्यादातर जो इनकी रिक्वायरमेंट थी आर्टिलरी डिपार्टमेंट की और पेशवा की, ये फुलफिल कहाँ से होती थी, पोर्टुगीज और इंग्लिशों के द्वारा फुलफिल की जाती थी। सैलरी जो है पोर्टुगीज गनर की वो 15 से 30 रुपए के बीच में हुआ करता था। नेवी की बात करें तो अंग्रियाज जो है, हमने पहले ही पढ़ा कि वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग फ्लीट हुआ करते थे, वेस्टर्न कोस्ट पे वो कमांड किया करते थे, बट ये लोग पेशवा से इंडिपेंडेंट थे, तो पेशवा ने अपने खुद के भी नेवल फ्लीट बनाए। मराठा फ्लीट जो है वो जनरली क्या करती थी, पायरेसी को चेक करती थी, ज़कात कलेक्ट किया करती थी इनकमिंग और आउटगोइंग शिप से, और सेफगार्ड करती थी मराठा पोर्ट्स को। क्या है 3 काम, पायरेसी को चेक करना, ज़कात कलेक्ट करना इनकमिंग एंड आउटगोइंग शिप से, और सेफगार्ड करना मराठा पोर्ट्स को। एडमिरल जो है बाजी राव के अंदर, उनको जो है सालाना सैलरी क्या होती थी उनकी, 1,186 रुपये, है ना। और कभी कभी जो है इनको रिवॉर्ड्स वगैरह भी, ठीक है, बिसाइड्स इसके अलावा कुछ रिवॉर्ड वगैरह भी मिल जाती थी अगर नेवल विक्ट्री कोई तगड़ी कर ली तो।
सर टंडेल हुआ करता था एक, जिसको 10 रुपए पर मंथ दिया जाता था। टंडेल को 7.5 रुपए पर मंथ दिया जाता था। सेलर को 4.5 रुपए पर मंथ, 4.5 से 5 रुपए दिया जाता था। अब एम्प्लॉयमेंट ऑफ फॉरेनर्स की बात करें तो फिर यहाँ पर क्या होता है कि पेशवा जो है वो एम्प्लॉय करते हैं लार्ज नंबर ऑफ फॉरेनर्स अपने आर्मी में, उनको चैलेंज करते हैं, उनको यूरोपियन पावर्स, और यूरोपियन पावर्स कौन है, वो सुपीरियर हैं इंडिया से, है ना। कैसे हैं वो सुपीरियर है, कैसे सुपीरियर है, क्योंकि डिसिप्लिन है उनकी मिलिट्री स्किल्स हमसे बेटर है। तो मराठा जो है वो कोशिश करते थे कि उनके बराबर हो सके, है ना। तो वो अपने मराठा लोगों को किससे ट्रेन करा रहे हैं मराठा सोल्जर्स को, इंग्लिश से, फ्रेंच से, पोर्टुगीज से, जर्मन, स्विश, इटालियन, अर्मेनियन, ये सारे लोगों को प्रोफेशनली हायर कर रहे हैं ट्रेन करने के लिए। इनको हाई सैलरीज, बड़े बड़े जागीर्स दे रहे हैं ताकि इनके बटालियंस को स्पेशली ट्रेन किया जा सके। एक्सपीरियंस जो मराठाओं का था वो सिख की तरह इन द पंजाब लेटर ऑन क्या होता था कि वॉज दैट दीज फॉरेनर्स वेर मोस्टली फॉर्चून सीकर्स। तो उनका यही एक्सपीरियंस था कि ये फॉरेनर्स जो है ना, इनमें कोई अपनत्व नहीं है अपने लैंड के लिए, अपने लोगों के लिए, ये बस अपना फ़ायदा देखते हैं, है ना। और ये लॉयली अपने मास्टर को कभी भी सर्व नहीं कर सकते। अगर एक इंग्लिश मैन को एम्प्लॉय करना है और फिर ये एक्सपेक्ट करना है कि ये जो है ये फाइट करें अगेंस्ट देयर ओन नेशनल, वॉज द हाइट ऑफ फॉली। ठीक है, एम्प्लॉय कर दें हम लोग इंग्लिश मैन को और ये सोचें कि ये अपने ही नेशनल्स के अगेंस्ट, दूसरे इंग्लिश फोर्सेस के अगेंस्ट लड़ेगा, तो ये एक बेवकूफ़ी है। ठीक है, इस केस पर कमेंट करते हुए, कमेंटिंग ऑन द केस विथ विच द फोर्ट ऑफ अलीगढ़ और कोयल वॉज कैप्चर्ड, थॉर्न बताते हैं, इट शुड बी ऑब्जर्व्ड दैट द अचीवमेंट वॉज मटीरियली facilitated by the royal and gallant conduct of Mr. Lucan, a British officer who had lately quitted the service of Scindias. तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, टू अवॉइड फाइटिंग अगेंस्ट हिज कंट्री। तो क्या हो जाता है कि ये बताते हैं कि जो मराठाओं ने जो ये बताते क्या है कि एक्चुअली इंग्लिश लोगों ने जो है वो फोर्ट ऑफ अलीगढ़ को जो कॉन्कर किया था वो ज़्यादातर उसकी क्रेडिट किसे देना चाहते हैं, मिस्टर ल्यूकन को। मिस्टर ल्यूकन को क्यों क्रेडिट दे रहे हैं थॉर्न, क्योंकि मिस्टर ल्यूकन एक ब्रिटिश ऑफिसर हैं जो पहले सिंधियाज के अंदर सर्व किया करते थे और बाद में उन्होंने अपने लोगों को हेल्प कर दिया। ठीक है, On joining our army, he undertook to lead कर्नल मॉनसन टू द गेट। और फिर क्योंकि उन्हें ऑलरेडी पहले से सिंधियाज के अंदर सर्व करके सारी बातें पता थी, तो वो जब वापस इंग्लिश को ज्वाइन करते हैं मिस्टर ल्यूकन, तो वो जो है वो सारा रास्ता बताते हैं, ठीक है, और रोड बताते हैं जहाँ से फोर्ट पर ऐसे अटैक करो कि बहुत अच्छे से अटैक हो सकता है। तो ये सारी बेवकूफ़ी हो गई कि इंग्लिश से ट्रेनिंग ले रहे हैं और एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जब इंग्लिश से लड़ेंगे तो ये वाला जिसे हम सैलरी दे रहे हैं वो हमारा साथ देंगे। ऐसा कुछ नहीं है, वो बस एक साइड इनकम की तरह इंग्लिश इसको ट्रीट करते थे। इंग्लिश प्रोफेशनल्स, मराठा की आर्मी को ट्रेन करना या सिख की आर्मी को ट्रेन करना। एस्टिमेट अगर हम देखें मराठा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम की, तो एस्टिमेशन में क्या होता है, अगर इसको हम कंपेयर करें, ब्रिटिश हिस्टोरियंस जो हैं इसको मॉडर्न यूरोपियन सेटअप से कंपेयर करते हैं तो इसको काफ़ी कम पाते हैं, है ना, काफ़ी कम इसके स्टैंडर्ड्स को पाते हैं। ये राइटर्स क्या कहते हैं कि मराठा एडमिनिस्ट्रेशन कैसी थी, एबोमिनेबल थी। और मराठा जनरल्स कौन हुआ करते थे, तो ये तो रॉबर, प्लंडर, स्काउंड्रल्स थे, है ना, लुटेरे थे, और कुछ भी एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर नहीं था। लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव स्टडी हम लोग करें तो हम इस बात को लेकर के कन्विंस होते हैं कि मराठाओं का एक्सीलेंट सेट ऑफ रेगुलेशन था, जो कि वो हिंदू और मोहम्मडन प्रेडिसेसर्स, मतलब इनसे पहले मुगल्स या दिल्ली सल्तनत में अगर कुछ अच्छा लगा, जैसे ब्रांडिंग ऑफ हॉर्सेस जो है वो अलाउद्दीन खिलजी के समय से चली आ रही है और यहाँ भी चल रही है, तो ऐसे करके, और हिंदू लॉज में भी अगर जो भी चीज़ें अच्छी लगी तो वो मराठाओं ने इनहेरिट किया। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक लेगेसी छोड़ा ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम पर भी। मराठा एम्पायर जो है वो रॉबरी और प्लंडर पर अकेले नहीं बेस्ड थी। हाँ, उनकी जोग्राफिकल कंडीशंस ऐसी थी कि वो इस चीज़ों को रिजॉर्ट करते थे, इस बात को भी डिनाई नहीं किया जा सकता है। बट पूरे के पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को यही बता देना कि ये तो प्लंडर का एडमिनिस्ट्रेशन था इज रॉन्ग, है ना। तो अगर वो बस रॉबरी पर बेस्ड होती तो वो मोर देन सेंचुरी नहीं चल जाती, है ना। तो कहीं ना कहीं अगर वो 100 साल तक कोई सेटअप चल रहा है तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कुछ साउंड और गुड गवर्नमेंट के प्रिंसिपल्स पक्का वहां पर फॉलो हो रहे हैं। दिस वॉज ऑल अबाउट द 3rd चैप्टर। इन द नेक्स्ट लेक्चर वील बी डिस्कसिंग अबाउट द 4th चैप्टर। स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग, थैंक यू।